बालवीर की उम्र 55 साल हो चुकी थी और उसके तीनों बेटे अब जवान हो चुके थे, पर तीनों के पास कोई भी काम धंधा नहीं था। बालवीर सोचता है कि वो अपने बेटों को अपनी संपत्ति बांटने के बजाय उनको कोई काम दे ताकि वो मेहनत करना सीख सकें। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों को कोई व्यवसाय सौंप दो ताकि तुम अपने अपने पैरों पर खड़े हो सको। बालवीर की ये बात सुनकर उसके दो बेटे खुश हो गए कि पिताजी उनको व्यवसाय चुनकर दे रहे हैं, पर सबसे बड़ा बेटा अधिवीर इस बात से सहमत नहीं था। ये क्या पिताजी, जब आपके पास इतनी संपत्ति है तो हम लोगों को कोई काम करने की क्या जरूरत है? आप अपनी संपत्ति हम सब में बराबर बांट दीजिए और बात खत्म कीजिए। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करने वाला। अगर मैं तुम्हें सारी संपत्ति बांट दूंगा तो तुम लोग कभी मेहनत करना नहीं सीखोगे, और वैसे भी दूसरे की कमाई का कब तक खाते रहोगे? कभी ना कभी तो खुद का काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब आपने सोच ही लिया है तो बता दीजिए कि आप हमसे कौन सा व्यवसाय कराना चाहते हैं। मैं तुम तीनों को 20-20 मुर्गियां खरीद कर दूंगा और तुम मुर्गी पालन करोगे। ये बात सुनकर अधिवीर और भी उदास हो गया। वो समझ रहा था कि उसके पिताजी ने उसके लिए कोई कारखाना बनाने की सोची होगी। इस काम में तो मेहनत ही मेहनत है, कोई ऐसा काम दे दीजिए जो आसानी से हो सके। मेहनत वाला काम है, इसीलिए तो मैंने ये काम चुना है। तुम सबकी उम्र 30 साल के ऊपर हो चुकी है, पर अभी तक तुम लोग बेरोजगार हो। मुर्गी फार्म चलाने से कम मेहनत करना तो सीखोगे। अब बालवीर अपने तीनों बेटों में से हर एक को 20 मुर्गियां खरीद कर देता है और सबको मुर्गियां रखने के लिए एक एक लोहे की जाली भी देता है। लगता है पिताजी का दिमाग इस बुढ़ापे में काम करना बंद कर रहा है। अच्छा खासा तीनों को संपत्ति का बराबर हिस्सा दे देते तो क्या बिगड़ जाता। पता नहीं कहां से ये आफत सर पर खड़ी करके दे दी। अधिवीर बुरे मन से मुर्गियों और लोहे की जाली लेता है और खाना खाने के लिए चला जाता है। आज तो खाना खाकर जल्दी सो जाऊंगा, कल से तो मुर्गियों की सेवा में ही लगना पड़ेगा। अधिवीर खुद तो खाना खाकर सो जाता है, पर वो अपनी मुर्गियों को दाना डालना भूल जाता है और उसकी मुर्गियां पूरी रात भूखी रहती हैं। अगली सुबह भी वो देर से उठता है। उठ जा बेटा, तेरी मुर्गियों ने तो चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सिर पर उठा लिया है। उनको कुछ दाना पानी दे दे, नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर मेरे कान खराब कर देंगी। जाकर देखता हूँ कि क्या बात हो गई है। अधिवीर जाली के पास पहुँचता है तो देखता है कि मुर्गियां भूख से फड़फड़ा रही हैं। वो उनके लिए कुछ दाना लाता है। भूखे होने की वजह से मुर्गियां वो दाना फटाफट चुगती हैं। पता नहीं किस जन्म से भूखी है, एक ही झटके में इतना दाना खत्म कर दिया। यही हाल रहा तो ये मुर्गियां मुझे जल्दी ही कंगाल कर देंगी। अधिवीर के दोनों भाई अपनी मुर्गियों को समय समय पर दाना और पानी देते हैं, जिससे उनकी मुर्गियां हर दिन अंडे देने लगती है। पर अधिवीर की मुर्गियां सही खान पान न होने की वजह से सप्ताह में एक ही दिन अंडा देती हैं। पिताजी ने भी मेरे साथ धोखा कर दिया। हर दिन अंडा देने वाली मुर्गियां छोटे भाइयों को दे दी और ये एक हफ्ते में अंडा देने वाली मुर्गियां मेरे सर पर रख दी। क्या करूंगा मैं इनका? अब अधिवीर के दोनों छोटे भाई अपनी मुर्गियों के अंडे बेचने लगे, जिससे दोनों भाई हर दिन पैसे कमाने लगे। ये देखकर उनकी माँ भी बहुत खुश हो गई। इन्होंने अच्छा दिमाग लगाया। घर में बेकार बैठे लड़कों को मेहनत वाला काम भी मिल गया और वो अच्छे पैसे भी कमाने लगे हैं। मेहनत की मेहनत और कमाई की कमाई। दोनों भाई जल्दी ही अंडे बेचकर खूब पैसे कमा रहे थे, पर अधिवीर के पास हफ्ते में ही अंडे जमा हो पाते थे।
वो दोनों भाइयों की इस सफलता को देखकर जलने लगा। मेरी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही हैं। जरूर इसमें छोटे भाइयों का कुछ झोल है, पर मैं भी कम नहीं हूँ। आज रात सारी बाजी ही पलट दूंगा। जैसी ही रात होती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं, यही सही समय है। अब दिखाता हूँ मैं अपना करतब। अधिवीर अपने हिस्से की 10 मुर्गियां एक भाई की जाली में रखता है और वहां से हर दिन अंडा देने वाली 10 मुर्गियों को अपनी जाली में ले आता है। साथ ही अपनी दूसरी 10 मुर्गियां दूसरे भाई की जाली में रखता है और वहां से भी 10 मुर्गियों को अपनी जाली में रख लेता है। ये हो गई मुर्गियों की अदला बदली। वैसे भी सभी मुर्गियां एक ही रंग की हैं। किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने मुर्गियां बदली है। मुर्गियों की अदला बदली करने के बाद अधिवीर अपने कमरे में जाता है। अगली सुबह वो देर से उठता है। अब से तो मैं भी हर दिन अंडा गिनूंगा और बाजार में अंडे बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। अधिवीर की चुराई हुई मुर्गियों को समय पर खाने की आदत थी और दाना न मिलने की वजह से वो लोहे की जाली को ही चुगने लगी, जिससे वो लोहे के अंडे देती हैं। जब अधिवीर जाली के पास जाता है तो लोहे के अंडे देखकर वो हैरान हो जाता है। ये क्या? ये मुर्गियां तो लोहे के अंडे दे रही हैं। लगता है मेरे दोनों भाई लोहे के अंडे बेचकर ही इतने पैसे कमा रहे हैं। अधिवीर के दिमाग में एक विचार आता है कि वो इन लोहे के अंडों को लुहार के पास बेचेगा और वो लुहार से बात करने के लिए उसके पास जाता है। कैसे हो लुहार भाई? जैसा पहले था वैसा ही हूँ। काम धाम कुछ चल नहीं रहा है, कैसा होऊंगा? लगता है तुम थोड़े गुस्से में हो, पर मैं अभी तुम्हारा गुस्सा शांत किए देता हूँ। मेरे पास ऐसी चीज है जिससे तुम और मैं दोनों अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बात को जलेबी की तरह घुमा कर मत बोलो। क्या चीज है? साफ साफ कहो। मेरे पास 20 मुर्गियां हैं जो लोहे के अंडे देती हैं। तुम उन लोहे के अंडों को पिघलाकर लोहा बेचो और जो पैसे कमाओ उसका आधा हिस्सा मुझे दे दो। सुबह सुबह मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने के लिए। भला ऐसी भी कोई मुर्गी होती है जो लोहे का अंडा देती हो? हाँ, मेरी मुर्गियां देती हैं। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? नहीं, हरगिज नहीं। और तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। एक तो मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा, ऊपर से तुम सुबह सुबह मेरा दिमाग खा रहे हो। देखो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास सच में 20 मुर्गियां हैं जो कि लोहे के अंडे देती हैं। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं कोई भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। बोलो, जो भी तुम कहो मुझे मंजूर है। अगर ये बात सच नहीं हुई तो तुम शर्त में अपनी 20 मुर्गियां हार जाओगे। क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? हाँ, खुशी खुशी मंजूर है। पर ये सब मैं खुद अपनी आंखों के सामने देखूंगा। तुम अपनी मुर्गियां यहाँ लेकर आओ। अगर वो लोहे के अंडे देंगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमत में खरीद लूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारी मुर्गियां शर्त के मुताबिक मेरी हो जाएंगी। ठीक है, मैं अभी मुर्गियां लेकर आता हूँ। अधिवीर अपने घर जाता है और वहाँ से अपनी सारी मुर्गियाँ लेकर आता है। लुहार इन मुर्गियों को अपने यहाँ एक जाली में रख लेता है। मुर्गियों को भूख लगी है, इसलिए वो आवाज करने लगती हैं। भूख से चिल्ला रही हैं, इनके लिए कुछ दाना लाना होगा। लुहार दुकान पर जाता है और वहाँ से मुर्गियों के लिए दाना लाता है और जाली में डाल देता है। भूखी होने की वजह से मुर्गियाँ सारा दाना चुग लेती हैं। लगता है तुम इन्हें खाना नहीं खिलाते हो। देखो, भूख से कैसे सारा दाना चुग लिया। अधिवीर अब मुर्गियों के अंडे देने का इंतजार करने लगा। कुछ देर में मुर्गियों ने अंडा दे दिया। लो भाई, जाओ जाकर लोहे के अंडे उठा लो। लुहार जाली के पास जाता है और देखता है कि सभी मुर्गियों ने लोहे के बजाय बाकी मुर्गियों के जैसे ही सादे अंडे दिए हैं। ये तो लोहे के अंडे नहीं है। अब तो बेटा तुम अपनी मुर्गियां भी शर्त में हार गए हो। ये कैसे हो सकता है? कल ही तो इन्होंने लोहे के अंडे दिए थे। आपको यकीन नहीं है तो मेरे घर पर चलकर देख लीजिए। मुझे कहीं नहीं जाना। अब तुम यहाँ से जाओ और इन मुर्गियों को हमेशा के लिए भूल जाओ। अब ये मेरी हो चुकी हैं।
मुर्गियां चले जाने की वजह से अधिवीर बहुत दुखी हो गया, क्योंकि ये सब उसके लालच और आलसीपन की वजह से हुआ था। वो घर आता है तो देखता है कि उसने जो मुर्गियां अपने भाइयों की जाली में रखी थी, वे सभी अब हर दिन अंडे दे रही हैं। तेरी सारी मुर्गियां कहाँ चली गई? और ये जाली किसने काटी है? सारा लोहा कुतर दिया है। अधिवीर ध्यान से जाली को देखता है तो उसको समझ आता है कि ये जाली मुर्गियों ने भूख से कुतर डाली थी। उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो सारी बात अपने पिताजी को बताता है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, अब से मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, साथ ही कड़ी मेहनत करूंगा। पिताजी उसको माफ कर देते हैं और उसे नई मुर्गियां खरीद कर देते हैं, जिन्हें वो अब मेहनत करके पालता है। ठाकुर साहब ने अपनी बेटी माला की शादी में बहुत सारा दहेज दिया था, क्योंकि उनकी बेटी दिमाग से थोड़ी कमजोर थी। वो भले ही शरीर से बड़ी थी, पर दिमाग से बिल्कुल बच्ची थी। देखो पिताजी, मैंने शादी कर ली। आपने कहा था ना शादी करूंगी तो मुझे आइसक्रीम खिलाओगे, तो कहाँ है मेरी आइसक्रीम? रामू। ठाकुर का नौकर ढेर सारी आइसक्रीम लेकर वहाँ आया और दुल्हन सभी के सामने आइसक्रीम खाने लगी। ये देखकर सुमित्रा के तो होश उड़ गए। पैसों के लिए ये शादी है, कुछ दिन तो झेलना पड़ेगा। एक आध साल बाद ठाकुर जी को बोल दूंगी उनकी बेटी शादी के लायक ही नहीं है और वो अपनी बेटी को ले जाएंगे। मुझे पैसे लौटाने भी नहीं पड़ेंगे। ब्रिजेश अपनी माँ का लाडला था, जैसा माँ बोलती वो करते जाता था। खैर, ब्रिजेश और माला की शादी को 6 महीने बीत गए और अब सुमित्रा ने अपना खेल शुरू किया। वो माला को सुनाने लगी। क्या पता किस मनहूस घड़ी में मैंने ब्रिजेश का ब्याह इस मन बुद्धि से करवाया था। ये लड़की शरीर से तो बड़ी है, पर है बिल्कुल बच्ची। ना खुद समझती है, ना समझाने से समझती है। अब भगवान ही मेरी इच्छा पूरी कर सकता है। कौन सी इच्छा? पोता पोती को देखने की। तुझे तो पता ही नहीं कि बच्चे कैसे देते हैं। अब आप ही बता दो ना सासू माँ, बच्चे कैसे आते हैं? हे भगवान, अब मैं समझाऊं? ये सब सुनने से पहले तो उठा लेता भगवान, उठा ले मुझे। अरे बताओ ना सासू माँ, बच्चे कहाँ से आते हैं? बाजार में मिलते हैं, जा खरीद ला। बस इतना ही ना? मैं अब भी बाजार जाती हूँ और आते आते एक बच्चा खरीद लाऊंगी। माला ने अपनी अलमारी से सोने के सिक्कों की पोटली उठा ली और बच्चा खरीदने के लिए निकल पड़ी। वो बाजार पहुंची। यहाँ बच्चे कहाँ मिलते होंगे? एक काम करती हूँ, किसी को पूछ लेती हूँ। माला वहाँ खड़ी एक औरत के पास गई। अरे दीदी, यहाँ बच्चे कहाँ मिलते हैं? किसके बच्चे? किसके क्या? इंसान के बच्चे। इंसान के बच्चे? तू क्या करेगी उनका? मुझे इंसान के बच्चे खरीदने हैं। क्या पागल हो गई है क्या? भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से पागल आ जाते हैं। निकल, वरना पीट पीट कर तेरा बुरा हाल कर दूंगी। भाग यहाँ से। उस औरत ने माला को पागल समझकर भगा दिया। माला आगे बढ़ी। आगे उसने देखा कि एक दुकान पर गाय का बछड़ा और बकरे के बच्चे थे। माला उस दुकानदार के पास गई। भैया, क्या तुम इंसान के बच्चे भी बेचते हो? नहीं नहीं, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम निकलो, निकलो यहाँ से। माला जिस भी दुकान में जाती, लोग उसे धिक्कार के भगा देते। माला को एक ठग ने देख लिया। लगता है ये औरत बिल्कुल पागल है, लेकिन इसके शरीर पर इतने सारे सोने हैं, जरूर पैसे वाले घर की होगी। मैं इसे बेवकूफ बनाकर इसके सारे पैसे लूट लेता हूँ। ठग ने अपना रूप बदला और एक साधु का भेष धारण कर लिया और माला के पास आ गया। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। पुत्रे, तुम्हें एक बच्चा चाहिए ना? हाँ बाबा, क्या आप मुझे बच्चा दे सकते हो? हाँ, मेरे पीछे आओ। माला उस साधु के पीछे चलने लगी। साधु माला को अपने साथ जंगल की ओर ले गया।
जंगल में वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। अरे बाबा, आप मुझे बच्चा देने वाले थे ना? हाँ पुत्री, पर बच्चा खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? हाँ है ना, मेरे पास पोटली भर के सोने के सिक्के हैं। माला ने साधु को सोने के सिक्कों की पोटली दिखाई, जो देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। बस इतना सोना? मेरे पास तो इतना ही है। इतने में तो बस इंसान का अंडा आएगा। मुझे चलेगा, अंडा फोड़कर बच्चा निकलेगा ना? हाँ, पर इंतजार करना होगा। ठीक है, चलेगा। तुम यहीं रुको, मैं इंसान का अंडा लेकर आता हूँ। वो ठग साधु पेड़ के पीछे गया। बड़े से पेड़ के पीछे उसने पहले से तरबूज को सफेद रंग देके रखा था। वो ठग सफेद तरबूज को लेके उठा लाया और उसने वो सफेद तरबूज माला को दे दिया। इतना बड़ा अंडा? हाँ, इंसान का अंडा है, ये बड़ा तो होगा ही ना। हाँ, ये लीजिए। माला ने उस साधु को सोने के सिक्कों की पोटली दे दी और अंडा लेकर चलने लगी। संभल कर जाना, रास्ते में अंडा गिरा मत देना। मैं ध्यान से जाऊंगी। माला वहाँ से निकल गई। अब मेरा भी बच्चा होगा। ये इंसान का अंडा फूटेगा और इसमें से एक बच्चा पैदा होगा। वो बच्चा लड़का होगा या लड़की, चाहे जो भी हो, वो मेरा बच्चा होगा और सासू माँ की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। रास्ते में माला को एक बड़ा मंदिर दिखा। इस अंडे को भी भगवान के दर्शन करवा देती हूँ, भगवान की इस पर कृपा रहेगी। ये सोचकर माला अंडे को मंदिर के अंदर ले गई। उसने भगवान की मूर्ति के सामने वो अंडा रख दिया। भगवान जी, मुझे भी एक बच्चा चाहिए जो मेरे साथ हमेशा रहे। सब कहते हैं मैं पगली हूँ और कोई भी मुझसे बात तक नहीं करता। आप इस अंडे का ख्याल रखना। माला अंडे को वही छोड़कर प्रसाद खाने चली गई। उसके जाते ही कुछ चमत्कार हुआ और भगवान जी की मूर्ति से एक रोशनी निकली और उस सफेद तरबूज पर पड़ी। कुछ देर बाद माला वहाँ लौटी और वो अपना अंडा उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ी। सासू माँ, मैं इंसान का अंडा ले आई। अब मेरा भी बच्चा होगा जो आपको दादी बोलेगा। अरे बेवकूफ, ये क्या ले आई? भला इंसान का अंडा होता है क्या? होता है। मुझे एक अंडा एक साधु बाबा ने दिया है और बोला है इसका ख्याल रखना। पागल कहीं की, चल ठाकुर साहब को तेरा कारनामा दिखाता हूँ। सुमित्रा और ब्रिजेश माला और उसके अंडे को ठाकुर साहेब के पास ले आए। आप ही देखिए क्या कारनामा करके आई है आपकी बेटी। बच्चे के लिए कह रही थी, अब ये इंसान का अंडा लेकर आई है। बोलती है इसमें से बच्चा निकलेगा। ठाकुर साहेब शर्मिंदा थे। बेटा ये क्या है? इंसान अंडे से थोड़ी ना निकलता है। पिताजी, निकलेगा। इस अंडे में से बच्चा जरूर निकलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? होगा, ये अंडा फूटेगा और इसमें से बच्चा निकलेगा, मेरा बच्चा। माला ऐसा बोल ही रही थी कि अचानक अंडे में दरार आ गई और अंडा फूट गया और तेज रोशनी के साथ बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। सभी लोग दंग रह गए। उस अंडे के अंदर सच में एक बच्चा था। मेरा बच्चा! देखो पिताजी, मेरा बच्चा! मैंने कहा था ना, मेरा बच्चा अंडा फोड़कर बाहर निकलेगा। देखो। ठाकुर साहब, ब्रिजेश, सुमित्रा और बाकी सभी लोगों को अपनी आंखों देखी पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये भगवान का चमत्कार ही था कि अंडे से बच्चा निकला था। माला को वो बच्चा भगवान जी ने उपहार स्वरूप दिया था, उसके अकेलेपन को खत्म करने के लिए। अंडे से बच्चा निकलना असंभव था, पर जो खुद लोगों ने देखा उसे अनदेखा करना भी असंभव था। आखिर लोगों ने मान ही लिया कि इंसान का अंडा भी होता है।